that we see as one-dimensional space lattice. बोले तो वन डायमेंशन में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट को देखेंगे, वो कैसा होगा। वेरी सिंपल, यूनिफॉर्मली सेपरेटेड lattice point in one dimension। हम लोग क्या लेंगे, एक वन डायमेंशन मतलब लीनियर डायमेंशन लेते हैं। सपोज दिस इज द लीनियर डायमेंशन, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट लिया, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट लिया, थर्ड आई हैव टेकन हियर, फिर यहाँ, तो इतना सारा मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक, इतना मतलब होंगे तो बहुत सारे पर इतना नहीं बनाऊंगा। तो लिखा क्या है देखो, यूनिफॉर्मली सेपरेटेड लैटिस पॉइंट इन वन डायमेंशन। बोलने का मतलब क्या है कि लैटिस पॉइंट्स है, और लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जो यूनिफॉर्मली सेपरेटेड रहे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट्स यूनिफॉर्म, ओके। लैटिस पॉइंट के डिस्टेंस जो है बीच में दे आर यूनिफॉर्म। और ऐसे अरेंजमेंट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमें एक पैरामीटर चाहिए, और वो पैरामीटर क्या हो सकता है, कोई मुझे बोल सकता है। वन डायमेंशन में यदि हम अरेंजमेंट करते हैं तो सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए हमें डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस पॉइंट, ओके। ओनली वन पैरामीटर needed to describe it, और वो होगी that is distance between lattice point। तो वन डायमेंशन में बस आपको यदि ये पता चल जाए कि दो लैटिस साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है तो काफी है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपने उसके बारे में दे दिया, ओके। तो ये तो हुई एक कहानी। नेक्स्ट हम लोग देखें तो टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस होती है। अब टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस क्या होगा, टू डायमेंशन में हम लोग अरेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in two-dimensional plane। टू-डायमेंशनल प्लेन में हम लोग अरेंज करेंगे, और टू-डायमेंशनल स्पेस लैटिस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। थ्री पैरामीटर्स needed to describe। अब वो तीन पैरामीटर्स क्या होंगे, समझ लो एक प्लेन है, कोई एक्स वाई प्लेन में मैंने कुछ चीज किया, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और ये वाई मान, ठीक है ना, वाई एक्सिस, दिस इज अ प्लेन एक्स वाई प्लेन, ओके। थ्री पैरामीटर नीडेड टू डिस्क्राइब इन अ प्लेन, वो क्या क्या हो सकती है, साइड ए एंड बी, दो पैरामीटर हो गए, तो साइड ए एंड बी दो पैरामीटर हुआ। अब थर्ड पैरामीटर क्या होगा बताओ तो, एंगल बिटवीन साइड ए एंड बी, और एंगल बिटवीन साइड ए एंड बी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। गामा। वेरी गुड। और थर्ड होगा गामा, ओके। गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, बेटर मैं लिख देता हूं, एंगल बिटवीन ए एंड। इन सिंपल यदि हम लोग टू डायमेंशन में देखें तो कैसे कैसे एलिमेंट हम लोग देख सकते हैं। सपोज करो लैटिस पॉइंट्स इस तरफ पड़ेगी,
इस तरह लैटिस पॉइंट्स पड़े हुए हैं और आप सभी को मालूम है कि लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाता है तब पूरी ज्योमेट्री इनको मिल जाती है। ओके, लैटिस पॉइंट को यदि स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे तो पूरी ज्योमेट्री मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, चलो किसी को पकड़ता हूं, एक यूनिट सेल निकालने का कोशिश करता हूं। मैं इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, सारा मैं नहीं जोड़ रहा हूं, सिर्फ एक जोड़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इन सबको जोड़ने के बाद हमें एक स्क्वायर यूनिट सेल मिल रहा है। कैसा यूनिट सेल मिल रहा है? स्क्वायर यूनिट सेल। अब यही स्क्वायर यूनिट, देखो हर तरफ स्क्वायर ही होगा, ये स्क्वायर होगा, इसको भी जोड़ोगे तो स्क्वायर मिलेगा, फिर बगल में जोड़ोगे तो स्क्वायर मिलेगा, सब कुछ जोड़ोगे तो स्क्वायर ही मिलेगा। तो मतलब इस स्क्वायर यूनिट सेल को यदि रिपीट करते चले जाएं हम तो पूरी अरेंजमेंट हमको मिल जाए। ओके समझ गए? तो स्क्वायर यूनिट सेल जो होते हैं उसमें ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होता है और गामा कितना होता है, आप मुझे बता सकते हो क्या? ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा स्क्वायर यूनिट सेल होगा तो? A equals to B and gamma equals to 90 degree. ए इज इक्वल टू बी और गामा 90 डिग्री होगी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। और वहीं यदि हम लोग रेक्टेंगुलर यूनिट सेल पकड़ते हैं तो मानो कुछ अरेंजमेंट ऐसा है, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो आपको एक रेक्टेंगुलर यूनिट सेल मिलेगा, और रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा और गामा क्या होगा बताओ? ए क्या बी के इक्वल होगा? No, sir. ए और बी इक्वल नहीं हो और गामा विल बी इक्वल 90 टू degree. 90 degree. ओके। एंड इफ यू टॉक ऑफ पैरेललोग्राम, यदि मैं पैरेललोग्राम यूनिट सेल की बात करता हूं किसी का माइक ऑन है बेटा, श्वेता आपका माइक ऑन है, बंद करो। ओके, अब देखिए यदि मैं ऐसे जोड़ता हूं तो आपको एक पैरेललोग्राम यूनिट सेल मिल रही है, और पैरेललोग्राम यूनिट सेल में ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा और गामा कितना होगा? gamma less 90 डिग्री नहीं हो सकती है पैरेललोग्राम में, गामा 90 डिग्री नहीं, और ए और बी भी पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होती. नहीं। less than ये 90 तीन बेसिक टाइप की है, स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल को भी हमें देखना पड़ा, अभी हम लोग नहीं देखेंगे, मैं उसको बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना? फिलहाल टू डायमेंशन में आप स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल और पैरेललोग्राम यूनिट सेल को ध्यान से समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल। ओके, इफ एनीबॉडी हैज गॉट एनी डाउट हियर आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है बेटा जल्दी से पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं। आई सपोज नो, वेरी सिंपल है, कुछ तो है नहीं। क्लोज्ड पैक,
क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट, क्लोज पैकिंग भी हम इसको बोलेंगे। तो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, मैं इस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। इसको क्लोज पैकिंग बोलो या क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बोलो, इट्स ऑल सेम। हो मतलब मानो आपको कहीं टूर पे जाना है घूमने के लिए, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सूटकेस में कपड़ों को पैक करते हैं। तो सूटकेस पे आप कपड़े को जब पैक करते हैं तो बहुत आदमी को आप देख रहे होगे कि वो पैकिंग करते हैं जैसे मैं तैसे कपड़ा डाल के चले। तो जैसे मन तैसे कपड़ा डालने पे क्या होता है, जो अवेलेबल स्पेस है आपके सूटकेस का, उसका आप ज्यादा जगह यूज नहीं कर पाते। अटपटा सा पैकिंग करोगे तो ज्यादा कपड़ा तो उसमें नहीं हटा पाओगे। तो मैक्सिमम स्पेस जो होता है अवेलेबल सूटकेस का वो खाली छूटता है। पर वही देखो कि बहुत आदमी अरेंजमेंट करता है तो बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करेगा, बहुत ज्यादा कपड़े को अरेंज कर देता है सूटकेस। वो अवेलेबल स्पेस जो सूटकेस का है उसके मैक्सिमम स्पेस को उसने यूज किया है, ज्यादा कपड़े को हटा दिया। तो अब इसी सिचुएशन को यदि हम सॉलिड के केस में लाएं, यदि सॉलिड में जो पार्टिकल्स अरेंज होती है वो मैक्सिमम स्पेस ले अवेलेबल जगह का, तो पैकिंग अच्छी होगी, सॉलिड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी, है कि नहीं, और सॉलिड ज्यादा रिजिड रहेगा। एक गिवन वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हटा रहेगा तो सॉलिड अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो चलो हम लोग देख जो होती है वो कैसे कैसे होते हैं, और हम लोग मैथमेटिकली ये डिराइव भी कर सकते हैं कि सॉलिड में जो पैकिंग है इतना परसेंट, इतना परसेंट। ओके, तो वी टू सी दिस इन दिस टॉपिक। और जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले चलो हम लोग वन डायमेंशन में ही बात, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यदि आप वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करने के लिए आपको कोई बोल दिया जाए तो इसमें तो सबसे आसान है, इसमें सब अच्छे से करते हैं। लोग करेंगे क्या, मानो एक एटम है तो जस्ट उससे सटा के दूसरा एटम, फिर सटा के तीसरा एटम, फिर चौथा एटम, पांचवा एटम। तो वन डायमेंशन में सिर्फ लीनियरली मूव कर सकते हो, तो पार्टिकल को सटा सटा के रखो तो खाली जगह बहुत कम बचेगा, है कि नहीं, खाली जगह बहुत कम बचेगी। तो यहाँ पे यदि आप गौर करोगे तो ईच पेयर, मैं एटम को स्फीयर बोलूं या कुछ भी, एटम ही बोल रहा हूं यहाँ पे, स्फीयर तो थ्री डायमेंशन में बात होती है, वन डायमेंशन में जस्ट एटम। ईच एटम इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ, इन कांटेक्ट। बताओ, कोई बता सकता है मुझे, देखो जैसे इसको अनदर, ठीक है ना, इसको मैं एक ले लिया x, एक पार्टिकल इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब ये डायरेक्टली कितने को टच किया है, 2 से, और 2। तो ईच पार्टिकल इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ 2 पार्टिकल्स। ओके, यदि आप वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हो तो हर एक पार्टिकल दो पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो आपकी पैकिंग बहुत अच्छी रहेगी वन डायमेंशन। ओके, so we will define a thing here that is known as coordination number. ओके, हम लोग डिफाइन करेंगे एक चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज व्हाट, पहले देख लो डेफिनेशन। इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर और टचिंग पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। मतलब बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि एक अरेंजमेंट मैंने किया, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, कहीं में भी अरेंजमेंट किया, तो हर एक पार्टिकल का सबसे सामने वाला कितना सारा नेबर है, नियरेस्ट नंबर, ठीक है ना, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर होगा, सॉरी।
इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब हर एक पार्टिकल का सबसे सामने टच किया हुआ नेबर टच। ओके, तो बहुत क्लोज पैकिंग हो गई आपके कॉलोनी। बोलने का मतलब यहाँ पे मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने सारे पार्टिकल नियरेस्ट नेबर है या टच कर रहे हैं। ओके, इन सिंपल, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन को, कि कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली टच करते हैं एक पार्टिकल। ओके, तो ये तो हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर आपके लिए। तो वन डायमेंशन में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कितनी, वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? अब यदि बात की जाए टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, डायमेंशन में हम क्लोज पैकिंग करेंगे तो दो डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करेंगे तो हम लोग दो प्लेन का यूज करेंगे, एक्स और वाई। यहाँ वन डायमेंशन था तो सिर्फ एक प्लेन का, सॉरी एक लीनियर एक्सिस का यूज करेंगे। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या वाई जेड या एक्स जेड को भी यूज करेंगे। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये जो होती है ये दो टाइप की होती है, ए टाइप और ए बी टाइप। दो टाइप की होती है टू डायमेंशनल लोग करते हैं ए बी टाइप। इसका बोलने का मतलब क्या है, ए टाइप एंड ए बी टाइप। मानो मैं एक ऐसा अरेंजमेंट किया, ठीक है ना, इसको मैं माना लेयर ए, ही लेयर लगा दिया, तो ये जैसा लेयर है ये भी लेयर वैसा ही है, मैं फिर ऐसा ही लेयर नीचे में, तो एक पर्टिकुलर टाइप का मैं लेयर लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं ए लेयर, फिर वैसे ही लेयर को ऊपर और नीचे रिपीट कर दिया जाता है, ए लेयर सारे लेयर एक। तो इस टाइप के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ए टाइप। हम लोग एक लेयर लेंगे, ठीक है, सारे ए में है, ए सब ए चलते जाते। ए बी में क्या करेंगे, एक लेयर लेंगे और दूसरा लेयर जो इसके नीचे लगाएंगे वो इसके बीच में, ओके, बीच में लगा रहे हैं दो एटम्स के, फिर इन दो एटम्स के बीच में लगा रहे हैं, ओके, और फिर आप इसके बीच में लगाओ, फिर आप इसके बीच में लगाओ, और यहाँ पे जो एटम आएगा उसके बीच में लगाओ, और यहाँ पे जो एटम होगा फिर तो आप क्या देखोगे, ऊपर वाला जो लेयर ए है वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, नीचे वाला जो लेयर बी है वो एक दूसरा टाइप का अरेंजमेंट है, फिर थर्ड लेयर ठीक ए का जैसा है कि नहीं? तो फिर से ये रिपीट हो जा रही है, ए बी ए बी ए बी, ऊपर में भी ऐसे ही ए बी ए बी ए बी चलती है। तो ए टाइप का पैकिंग मतलब क्या होता है, पहला लेयर जैसा वैसा ही लेयर, फिर वैसा ही वैसा ही, ठीक है। और ए बी टाइप का पैकिंग, एक लेयर ए दूसरा उसके बीच में, फिर तीसरा जो होगा वही लेयर रिपीट होते चल जाएंगे। तो ए बी एक लेयर मतलब एक स्टेकिंग, मान लो एक स्टेक बना है ए फिर बी, फिर आपको वैसा ही लगाना पड़ेगा ए बी ए बी ए बी, अंडरस्टूड, दैट इज ए बी टाइप ऑफ, ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं कि यदि टू डायमेंशनल में हम लोग ए टाइप ऑफ पैकिंग करते हैं और ए बी टाइप ऑफ पैकिंग करते हैं तो
कितना जगह को हम लोग ऑक्युपाई करते हैं अवेलेबल वॉल्यूम का, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो जगह है यहाँ पे क्या कोई एटम है क्या? नो सर। तो ये सब जगह क्या है, खाली जगह पड़ी है। ओके, और इसमें भी देखो, इसमें ये सब जगह जो है खाली जगह। तो आपको शायद देख के ही समझ आ रहा होगा, अब तो चलो आपसे पूछता हूँ मैं, आपको देख के समझ आ रहा होगा कि कौन अच्छा पैकिंग होगा, देख के बता सकते हो? AB सर ए बी टाइप। अच्छा पैकिंग होगा क्योंकि खाली और ज्यादा ज्यादा होगा। ओके, अब चलो हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कि कितना परसेंट ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम हम लोग इसमें ऑक्युपाई करते हैं, इसमें कितना परसेंट ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते हैं। ओके, चलो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि यही वाला मैं समझाने वाला हूं। तो फर्स्ट हम लोग डील करेंगे ए टाइप पैकिंग। इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं। क्यों स्क्वायर क्लोज्ड बोलते हैं मैं थोड़ा देर में बताऊंगा, ठीक है? और ये सारे 2 डायमेंशन में है, सब 2 डायमेंशन की बात। ए टाइप पैकिंग स्क्वायर क्लोज्ड 2 डायमेंशनल पैकिंग भी इससे बोला जाता है। ओके, क्यों बोला जाता है थोड़ा देर में हम देखते हैं। उससे पहले आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है कि मानो मैं बोलता हूं आप इसको एक पार्टिकल मान लीजिए। ओके, अब ये डायरेक्टली कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? सर 4 पार्टिकल्स। टच कर रहा है, नीचे वाला को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच। तो एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने को टच कर रहा है? 4 सर। कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर जो टच करता है तो कितने सारे हैं? 4। ए टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसमें होगा वो 4 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर या टचिंग पार्टिकल। नियरेस्ट नंबर हटाओ, नियरेस्ट नेबर हटाओ डेफिनेशन में, टचिंग पार्टिकल जो टच करता है 1 2 3 4 हो गए कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब मैं इसमें एक यूनिट सेल पकड़ूंगा और एक यूनिट सेल पकड़ूंगा और उसको देखता हूं कि रिपीट करूंगा तो पूरी ज्योमेट्री तो मिलनी ही मिलनी है। तो चलो मैं एक यूनिट सेल पकड़ता हूं। ये एक स्क्वायर यूनिट सेल आ रहा है, ये बेटा स्क्वायर यूनिट सेल। अब इस स्क्वायर यूनिट सेल का एज का मैं बात कर रहा हूं। ओके, इसकी मैं एज का बात कर रहा हूं। तो इसके एज में आप ध्यान से देखोगे तो इस स्फीयर का, सॉरी इस सर्कल का यदि इसको समझे तो यही एज है मेरी, तो इसका आर और इसका आर। तो ये जो स्क्वायर यूनिट सेल है इसकी एज की जो लेंथ है वो कितनी होगी? 2r। वेरी सिंपल, समझ सकते हैं। तो आई कैन राइट इट इज एज ऑफ
यूनिट सेल A is equal to 2R, ओके। और साथ में मैं चाहूं तो एरिया ऑफ यूनिट सेल निकाल सकता हूं, A square. ए स्क्वायर होगी, स्क्वायर है तो एरिया ऑफ 2R का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4R। अब नेक्स्ट मैं जो चीज डिराइव करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसको हम लोग जेड भी लिखते हैं। एक यूनिट सेल में कितने सारे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं उसको हम लोग जेड से डिवाइड। अब देखोगे ध्यान से आप, 4 मानो एक ये सर्कल है, 4 into 1/8. हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये 1/8 नहीं, ध्यान से देखो, ये एक एटम है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं? Yes sir. पूरा सर्कल कितना है, 360 डिग्री 360. होती है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि क्या इस यूनिट सेल के अंदर में ये एटम जो है उसका पूरा पार्ट है? नहीं, नो पूरा सर, पार्ट तो नहीं है, कुछ ही पार्ट है। कितना पार्ट है? ये 90 डिग्री है और फुल सर्कल इज 360। तो कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट। एक कॉर्नर वाला जो एटम है, एक कॉर्नर वाला जो एटम है इसका सिर्फ 1/4 पार्ट यूनिट सेल के अंदर में घुसा हुआ है, बाकी तो बाहर है ना, ओके। सिमिलरली यदि हम लोग देखें ये वाला और ये वाला, ओके, तो कितने सारे 1/4 पार्ट है? 1 2 3 4। तो 1/4 एक एटम का इंटू 4 बार 1/4 उस यूनिट सेल के अंदर में है। तो यदि हम बोलेंगे कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आया पर यूनिट सेल, तो जवाब दो, 1 1/4 यहाँ से 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 into 4 is 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ गया 1 एटम, ओके। यदि किसी को समझ नहीं आई तो मैं देखो ध्यान से फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये वाला एक स्क्वायर है, तो 90 डिग्री है, तो ये पार्ट सिर्फ कितना ले पा रहा है? 1/4 ले रहा है। तो दूसरा भी यहाँ पे रहेगा, तो ये भी 1/4 लेगा, तीसरा यहाँ रहेगा वो भी 1/4, चौथा यहाँ रहेगा वो भी 1/4, है कि नहीं? तो 1/4 into 4 एक ही एटम आ रहा है। कहने का 4 एटम 4 कॉर्नर पे, पर इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक पैकिंग फ्रैक्शन बोलने का मतलब है कि कितना स्पेस एटम ने और कितना जगह खाली है। कितना जगह खाली है आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड वाला पोर्शन है ड्रॉ कर रहा हूं, ये जगह क्या है? जगह है कि नहीं? यस। तो पैकिंग को हम लोग कैसे फॉर्मूला में एरिया ऑफ एटम इन यूनिट सेल, या ऐसे लिख दो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है ना? एरिया ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, बोले तो टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे कितना एटम है एक यूनिट सेल के अंदर में? 1/4 एटम, 1 एटम, 1 atom. ये कितना होगा? तो सर
पाई आर स्क्वायर। तो एरिया, टोटल एरिया ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आ गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल इज 4 आर 4r square. आर स्क्वायर गया, पाई बाय 4 बचा। और यदि पाई को आप 3.142 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.78 मिलेगी, एंड दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, तो इन अदर लैंग्वेज पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं। वी कैन राइट देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इन 2-dimensional AA type closed packing is 78%। ये 78% कहां से आता है, इसको इंटू 100 करते हैं, ठीक है ना, परसेंट में करने के लिए इंटू 100। ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन 2-dimensional AA टाइप क्लोज पैकिंग इज 78%। सेल में हम लोगों ने 78% जगह का यूज किया है और बाकी स्पेस जो है खाली बच गई है, ऑक्यूपाई नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो मेंस में ये क्वेश्चन आ चुकी है कि 2-dimensional AA टाइप पैकिंग में टोटल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है, तो इट्स 78%। परसेंट में बात किया जाए तो, फ्रैक्शन में बात किया जाए तो इट्स 0.78। ओके बेटा, गॉट इट। ये आपको दिमाग में रखना है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टाइप। ओके, गॉट इट। Yes sir. छोटा सा मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। अब वो होमवर्क क्या है ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, एक और बना देता हूं। एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, उसको ध्यान से देखना है। मैं इसको यूनिट सेल पकड़ने की जगह मैं एक ऐसा यूनिट सेल पकड़ रहा हूं। तो मास और वॉल्यूम जो है उसी रेशियो में कम होगी, है कि नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कहानी, कि क्या डेंसिटी डिफरेंट आएगा दोनों केस में? No sir. नहीं, डेंसिटी तो डिफरेंस आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मास बढ़ा उस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ा, जिस हिसाब से मास घटा उस हिसाब से वॉल्यूम घटा। तो मैं एक बड़ा यूनिट सेल पकड़ूं या छोटा यूनिट सेल पकड़ूं, कहानी सेम ही आनी है, पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही आएगी। तो आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसको यूनिट सेल पकड़ोगे और पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, आएगी तो 78%। पर मैं आपका मैथमेटिकल एबिलिटी चेक करना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें एक छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ। बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। Yes sir. ओके, और दूसरा कि कितने एटम्स ने कितनी होगी पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना बेटा।
इसको डिराइव कर लेना एज अ होमवर्क। ओके, हो जाएगी? Yes, हो sir. जाएगा सर। आराम से हो जाएगा। AB टाइप क्लोज पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल टाइप AB पैटर्न। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल टाइप AB पैटर्न, AB टाइप क्लोज्ड पैटर्न। तो डायग्राम आप लोगों ने सभी ने देखा था, ये डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं, उसको दिखाना नहीं चाहिए। ओके, दूसरा लेयर कहां रखना है? तो सब दो आइटम के बीच में। आइटम्स के बीच में। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं बना रहा हूँ, इतना ही काम चला लेते हैं। देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि मैं इसको एक एटम पकड़ता हूं, ठीक है? अब ये एटम डायरेक्टली कितने को टच करना चेक किया जाए? 1 2 सर 3 6। 4 5 6। बड़ा मस्त चैप्टर है, मतलब जो सिविल और मैकेनिकल में जाने चाहते हो उन लोगों के लिए तो बहुत ही सीखने की चैप्टर है यहाँ पे। तो कितने को टच कर रहा है? 6 6 को सर। 6 को टच कर रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाए? 6। ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर समझ रहे हो ना? डायरेक्टली हर एक पार्टिकल कितने को टच कर रहा है, ठीक है ना? 6 को टच कर रहा है, 2 3 4 5 6। अब बोलने का मतलब नहीं ये वाला यदि 6 को टच कर रहा है तो सब 6 को टच कर रहा है बेटा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बनाया नहीं है तो सब जगह आपको दिख नहीं रहा होगा। हर पार्टिकल 6 को टच करे। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। अब चलो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम यूनिट सेल बनाते हैं, क्योंकि यदि यूनिट सेल का कहानी पता चल गया तो पूरे में तो वही कहानी है, क्योंकि यूनिट सेल तो रिपीट हुआ होगा। तो चलो एक यूनिट सेल पकड़ते हैं, इसको बिना कंफ्यूजन करिएगा। सारे एटम्स के सेंटर को जोड़ने पे हमें कौन सा फिगर मिल रहा है? ये जो यूनिट सेल है ये कैसा है दिखने में? हेक्सागन। हेक्सागन है। देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है इसके, इट्स अ हेक्सागन। गॉट इट? ये एक हेक्सागन है। अब चलो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं क्या, इस हेक्सागन का एज निकालते हैं, कितना होगा? ये एटम का यहां से यहां आर और इस एटम का भी आर, इसका जो एज है इस हेक्सागन का इट्स 2r। किसी को कोई दिक्कत? हर एक एज जो होगी 2r, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन। अंडरस्टूड? a is equal to 2r। फर्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, इस
पूरे यूनिट सेल का एरिया निकालते हैं। ओके, एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट्स, एरिया कैसे निकलेगा भाई, अब तो कहानी। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन को आप ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। हाँ 6 इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम बांट सकते हैं। आपको 6 इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। ओके, यू विल गेट 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं डायग्राम को चेंज करता हूं थोड़ा तो अच्छे से दिखेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे यदि आप एक हेक्सागन को डिवाइड करोगे तो। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। सबको मालूम है ना? यस सर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 a²। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू √3/4 a²। ओके, और √3/4 होता है आपका एरिया ऑफ, ये इनटू 6 होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 a², तो 6 का इनटू 6। अब यदि a² के जगह में मैं 2r डालता हूं, √3/4 इनटू 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r² हो गया। और क्या आ जाएगा? 6√3r²। आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल खत्म कहानी। अब नेक्स्ट, effective number of atoms, effective number of atoms। देखो, एक तो पूरा बीच में पड़ा हुआ तो कोई बोलने का मतलब ही नहीं है। एक बीच में है 1 प्लस, देखो अब आपको मालूम होनी चाहिए ये एंगल कितना होगा तो बेटा 120 डिग्री सर। यस 120 डिग्री। तो मतलब एक सर्कल का कितना पार्ट अंदर में होगा? 120/360। बोले तो 1/3। तो 1/3 हर एक कॉर्नर पे अंदर है, 1/3 ऑफ एटम अंदर है हर एक कॉर्नर पे। तो कितने सारे एटम हो जाएंगे? 1/3 इंटू 6, 6 कॉर्नर। वेरी गुड, 6 कॉर्नर, 2 + 1 3, ठीक है। कितने सारे आ गए? 3 एटम। 3 एटम्स पर यूनिट सेल आपको इनटू एरिया ऑफ वन एटम। एरिया ऑफ, यहाँ पे एटम को हम लोगों ने सर्कल पकड़ा है, तो 3 IR²। IR², इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 6√3r r²। r²। ओके, 6√3r², कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं काटता हूं, 3 1 जा और 3 2 जा। कोई दिक्कत बेटा? नो, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। r² और r² गया, गॉट इट। तो नीचे में क्या आ गया? पैकिंग एफिशिएंसी जो आ रही है π/2√3। ओके, अब यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 91%। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 91
91%। गॉट इट? तो पैकिंग एफिशिएंसी किसमें ज्यादा अच्छा है? AB टाइप सर। उसमें अच्छा था, इसमें है सर AB टाइप। इसमें अच्छा है। बेटा डेरिवेशन सबको समझ आया ना? ये कहां से आएगा? 6 रूट 3/4 तो a स्क्वायर 2r का स्क्वायर कर दिया, 4r स्क्वायर कट गया, तो आगे 6 रूट 3r स्क्वायर। ओके, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक तो बीच में है और बाकी 1/3 हर कॉर्नर पे आ रही है, तो 1/3 6 कॉर्नर्स है तो 2, तो 3 हो गया, तो 3πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 रूट 3r स्क्वायर, काट दी बात 5 2 रूट 3, which is equal to 91%। वेरी इजी। तो पैकिंग एफिशिएंसी बोले तो देखो, ये तो पैकिंग फ्रैक्शन मैंने निकाला है, सॉरी एफिशिएंसी निकालोगे तो इनटू 100, पैकिंग फ्रैक्शन है 0.91, यदि पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो इनटू 100 कर दोगे तो 91% आ जाएगा। ओके, सो हेक्सागोनल टाइप एबी पैकिंग में 91% ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड होती है। गॉट इट? एंड इट्स अ वेरी गुड पैकिंग। समझ आई सबको? कोई दिक्कत? नो सर। एक बार डिराइव कर लेना, ठीक है ना? एक बार डिराइव करके देख लेना। तो 1 डायमेंशनल में हम लोग को देख लिया, 2 डायमेंशनल में देख लिया, अब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो मैं पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। ओके, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होती है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सिंपल क्यूबिक। ओके, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सबसे पहले हमें देखना है सिंपल। देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उसको पढ़ना पहले। टू डायमेंशनल स्क्वायर सीट नहीं, सीट्स, 2 डायमेंशनल स्क्वायर सीट्स ऑफ ए टाइप प्लेस्ड वन ओवर द अदर। बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पहले एक सिंगल सीट ले रहे, ठीक है ना? जब सिंगल सीट ले रहे थे तो वो थी 2 डायमेंशन, है ना? यस सर। क्या क्या था? एक इधर एक्स एक्सिस का यूज कर रहे थे और इधर नीचे भी एक एक्सिस का यूज कर रहे थे, 2 एक्सिस का यूज हो रहा था ना? ऐसे एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, 2 एक्सिस का यूज हो रहा था, 2 डायमेंशनल फिगर थी। तो 3 डायमेंशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक ऐसा स्क्वायर शीट लिए, मान लो ऐसे स्क्वायर शीट लिए एक, फिर उसका ऊपर में और एक स्क्वायर शीट डाल देंगे, फिर उसके ऊपर में और स्क्वायर शीट ऊपर डालते चलेंगे, नीचे भी डालते चलेंगे, तो हमें 3 डायमेंशन मिल जाएगी। 3 डायमेंशन कैसे? सिर्फ मानो एक है तो क्या है? लेंथ और ब्रेथ, है ना? लेंथ और ब्रेथ, जैसे ये ब्रेथ लेंथ, है ना? वही लेंथ ब्रेथ। अब मैं एक के ऊपर में दूसरा रख दिया तो क्या है? थोड़ा सा हाइट भी मिल गया है ना, है कि नहीं? यस सर। हाइट भी मिल जा रही है, लेंथ ब्रेथ और ऊपर से थोड़ा सा हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट आ गया तो 3 डायमेंशन आ गया, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? एक 2 डायमेंशनल ए टाइप का सीट लेंगे, फिर उसका ऊपर एक और सीट डालें, फिर डालते चलेंगे। ओके, तो ऐसी हमें अरेंजमेंट मिलती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सिंपल क्यूबिक की। अंडरस्टूड?
अब थोड़ा ध्यान दिमाग लगाना, मैं एक टॉप व्यू नहीं फ्रंट व्यू बनाता, फ्रंट से वो कैसा लगेगा देखने में, ध्यान से देखिए। आप सभी अपने दिमाग में एक सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल लाओ। सबसे पहले दिमाग में एक सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल लाओ। तो एक क्यूब जैसा होगा, ठीक है ना, एक क्यूब होती है। तो उस क्यूब के नीचे वाले 4 कॉर्नर पे 4 एटम लगे हुए हैं, समझ लो, दिमाग में लाओ। एक क्यूब को दिमाग में लो, उसके नीचे वाले 4 कॉर्नर पे 4 एटम लगा दो, चारों सटे हुए रहेंगे, है ना, सिंपल क्यूबिक में सटते हैं, तो चारों कॉर्नर पे सटे हुए हैं, ओके, नीचे वाला कॉर्नर। अब मैं क्या किया हूं, वो नीचे वाला कॉर्नर को ऐसे में लगाया हुआ, ध्यान से देखो, ये नीचे में 4 कॉर्नर पे 4 एटम्स पड़े हुए, ठीक। फिर ऊपर वाले कॉर्नर पे भी 4 रखोगे आप, तो नीचे वाला कॉर्नर को हमने ऊपर 4 कॉर्नर पे रखा, तो नीचे वाले 4 कॉर्नर को क्या ऊपर वाला 4 कॉर्नर पूरी तरह से ढक नहीं देगा? ढकेगा कि नहीं ढकेगा? यस सर, यस सर। ढकेगा। तो बोलने का मतलब है कि यदि ये क्यूब है, पहले ऐसे रखा हुआ है क्यूब, ठीक है ना, समझ, अब उस क्यूब को मैंने ऐसे रख दिया, तो जिस तरह देखो मेरा अभी हाथ का क्या है, दोनों हाथ दिख रहा है ऊपर नीचे, अब ये क्यूब ऐसे स्ट्रेट है, समझ, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो मेरा दूसरा हाथ क्या है, ढक गया है कि नहीं ढका है? यस सर। यस सर। ओके, वैसे ही क्यूब का 4 कॉर्नर पे एटम पड़ा हुआ है, और ऊपर से और 4 कॉर्नर पे यदि एटम पड़ा रहेगा तो ऊपर वाला पूरी तरह से ढक देगा नीचे वाला को ना। तो इसका फ्रंट व्यू रियलाइज करो, यदि आप ऐसे देखते हो इसको तो कैसा दिखेगा, ऊपर वाला 4 नीचे वाला 4 को पूरी तरह से ढक के रखा है। अब दिमाग में रियलाइज करो कि ये समझो कि क्यूब का ऊपर वाला 4 है और नीचे वाला 4 गोल के अंदर है, समझ गए? ऊपर वाला 4 यहाँ पे है और अंदर में भी और 4 है और एक क्यूब बना हुआ है, गॉट इट? तो अब इस क्यूब का यदि मैं एज पकड़ूं, क्यूब बनाया कि स्क्वायर बनाया? क्यूब। क्यूब का ऊपर वाला फेस बनाया, तो ऐसे ऊपर वाला फेस है और अंदर में अंदर वाला फेस, ठीक है। तो क्यूब का ऊपर वाला फेस है, तो इसका जो एज है वो एज कितना होगा, ये वाला एज 2r 2r 2r, a is equal to 2r, अंडरस्टूड? अब सिंपल क्यूबिक में आप सभी को मालूम है, अब सिंपल क्यूबिक में आप सभी को मालूम है क्या कहानी होता है कि a is equal to b which is equal to c, सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। सिंपल क्यूबिक में a b c तीनों सेम होता है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा which is equal to गामा which is equal to 90 डिग्री। समझ आ रही है सबको? आई सपोज। π/2। अब चलो हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि सिंपल क्यूबिक 3D अरेंजमेंट जो होती है, मतलब एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक ऐसा रखा हुआ है, तो सिंपल क्यूबिक 3D अरेंजमेंट जो होता है उसमें कितना परसेंट ऑफ स्पेस हम लोग लेते हैं और कितना परसेंट स्पेस खाली हो जाता है। तो सबसे पहले हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। कोई बता सकता है मुझे कितना होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल में? सर 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट तो एक कॉर्नर पे होता है बेटा। यस यस सर। सर 1 होता है। देखो मानो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो देखो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर सारे कॉर्नर में प्रेजेंट है कि नहीं?
सारे कॉर्नर पे एटम है, यस सर। हर एक कॉर्नर से तो 1/8 मिलता है बेटा, हाँ सर। 1/8 हर एक कॉर्नर से, तो 8 कॉर्नर से कितने एटम? 1 एटम। 1. तो एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम पर यूनिट सेल होता है, ये सबको मालूम है, मैंने ये पढ़ाया। अब यहां पे मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेटा मैं वॉल्यूम क्यों निकाल रहा हूँ बोलो तो, एरिया काहे नहीं निकाल रहा हूँ बोलोगे सर कि आप उसने एरिया निकाला, यहाँ वॉल्यूम काहे निकाल रहे हो यूनिट सेल? क्यूब है। Cube है. यस क्यूब है, 3 और उससे ज्यादा डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन में एरिया की बात नहीं होती है, एरिया Yes, sir. इज 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, वहां पे सिर्फ लेंथ ब्रेथ है, और वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, और एक एटम को हम लोग क्या पकड़ेंगे, एक सर्कल की एक स्फीयर, स्फीयर। स्फीयर पकड़ेंगे, क्योंकि सर्कल 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होती है, यस सर। ये 3 डायमेंशनल। ओके, तो हम लोग 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा बेटा? 2r का होल क्यूब। 2r का होल क्यूब। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे। अब यदि हम लोग निकाले पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो इनको अपडेट करो। पैकिंग फ्रैक्शन यदि हम लोग निकाले तो क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग z से डिनोट करें, ठीक है? तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम या वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, क्या मैं ये z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम लिख रहा हूं तो समझ रहे हो ना क्या कहानी है? यस एक सर। एटम यदि है तो एक एटम का वॉल्यूम आएगा, 2 एटम है तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम मालूम है तो इनटू 2, 3 एटम है तो 3 इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम जो यूनिट सेल के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितने सारे एटम है अंदर में, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, दैट इज ओनली वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इनसाइड में कितने वॉल्यूम है एटम। तो अब ये कैसे निकलेगा आगे, मैं यहां पे डिराइव करता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है सर 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 2r होल क्यूब 2r होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 8r क्यूब। ठीक है ना? तो 4/3 का 3 नीचे आ सकता है, यस सर। r क्यूब जाएगा, r क्यूब जाएगा 4 ओके डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगी पाई बाय 6, इट विल कम 0.5 समथिंग। 6, तो आप पाई बाय 6 करोगे तो कितनी आएगी 0.56 समथिंग। नहीं 0.52 ओके 0.52। और यदि इसको थोड़ा सा और फ्रैक्शन में लिखोगे एफिशिएंसी 2.4 ओके। तो बोलने का मतलब ये देख लिया, चेक कर लिया, सही है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, r के साथ r गया तो आ जाएगी पाई बाय 6, इट्स 0.52, तो ये हो जाएगी 52.4% यदि परसेंट में हम इसको रिप्रेजेंट करें। ओके, तो पाई का वैल्यू सबको आता है ना कैलकुलेट करने का, 3.142 डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हो तो पॉइंट आएगा, तो क्या होगा 6 5 जा 30, 1 4 6 2 जा 12, ऐसे करके बनाते हो ना, आता है ना सबको डिवाइड करके? यस सर। ओके, हाँ सर। 6 का किताब खोल लेना।
तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गई 52.4% इसमें, ठीक है, दिमाग में रखनी है। डिराइव सब करेगा, ये सबको समझ आया कि नहीं? इसके फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना। कितने सारे एटम के अंदर में प्रेजेंट होंगे, इफेक्टिव नंबर, कितने सारे इफेक्टिव, और इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम से इनटू कर दोगे कितने सारे एटम निकल जाएंगे। तो इतना सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज। ओके, देखिएगा, अब है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में हम निकालना चाहते हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कितना हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक 3 डायमेंशन में? छह होता है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक 3 डायमेंशन का एक बात होता है। छह। तो आपने कभी सोचा कि सर 6 कैसे? कोई बता सकता है मुझे 6 कैसे? चलो देखते हैं। मानो एक यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक, तो गड़बड़ बन गया। ओके, अब देखिए, मानो कि सारे कॉर्नर पे एटम है, तो जब एक क्रिस्टल होगा तो उस क्रिस्टल में एक ही यूनिट सेल तो नहीं होगा, उसके बगल में यूनिट सेल, इसके इधर यूनिट सेल, नीचे यूनिट सेल, ऊपर यूनिट सेल, पूरा यूनिट सेल रिपीट किए तो पूरा अरेंजमेंट मिला। तो मानो एक एटम मिस हो गया, यहाँ पे भी एक एटम है, ठीक है। अब मानिए इस वाले लाइन को मैं पकड़ता हूं y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस में नीचे में एक एटम है, तो यहाँ पे भी एक एटम होगा, इसको टच करेगा कि नहीं? कॉर्नर टच करते हैं प्रिमिटिव में, सबको मालूम है ना? सबको मालूम है कि नहीं? सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर टच करेगा, मालूम है? यस यस सर। तो देखो, ये वाला एटम इसको टच करेगा इस एक्सिस में, तो ऊपर वाले को भी टच करेगा, जो ऊपर में यूनिट सेल होगा उसको भी टच कर देगा, करेगा। अब मानो इसको हम y एक्सिस पकड़ते हैं, तो इधर भी एक एटम होगा ना, बगल में जो फीमेल यूनिट सेल होगा उसके भी इस एटम को टच करेगा। तो कितना टच कर लिया? 1 2 3 4, ये वाला कॉर्नर पांचवा टच करेगा, और ये भी z एक्सिस में चले जाओ तो पांचवा और छठा टच। तो हर एक एटम अपने सामने में 6 एटम्स को टच करता है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसको 6 हो जाते हैं। ओके, तो आपके सामने चलो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ये जो एटम टच कर रहा है एक दूसरे को, कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है? ये जो नियरेस्ट नेबर है कितने डिस्टेंस पे है? 2r ये देखो, हाँ सपोज करो बेटा मैंने सिर्फ ऊपर वाला ही फेस लिया है, 2r तो यहाँ पे एक एटम है, रियल साइज दिखा रहा है, मैंने दिखाया था आप सभी को रियल साइज ये है। तो ये दोनों एटम जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एटम है नियरेस्ट नेबर, वो कितना डिस्टेंस पे टच कर रहा है? 2r 2r ये डिस्टेंस पे टच करना है ना, यूनिट सेल के एज के लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे टच करना है। तो नियरेस्ट नेबर जो है, क्वेश्चन पूछी जाती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नियरेस्ट नेबर है, ये दोनों कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है? यदि सेंटर टू सेंटर दोनों का डिस्टेंस देखोगे तो कितना होगा? a।
ठीक है ना? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट जो टच कर रहा है। ओके, ये दोनों जो टच कर रहा है दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इस यूनिट सेल का एज लेंथ के बराबर होता है। तो ये आपको दिमाग में रखिएगा। ओके, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नियरेस्ट नेबर सिंपल क्यूबिक 3D अरेंजमेंट में कितने डिस्टेंस में टच करता है, इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ क्यूब। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट एक और चीज आती है कॉन्सेप्ट, दैट इज डेंसिटी। आपसे पूछ देगा कि डेंसिटी निकालिए, एक सिंपल क्यूबिक 3D अरेंजमेंट में डेंसिटी क्या होती है उसको निकालना है। ओके, डेंसिटी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास किसका किसका मास होगा, उस यूनिट सेल में कितने सारे एटम्स हैं उसी का मास होगा क्या? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मास की जगह फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके Z इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, कितने सारे एटम है यूनिट सेल में, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो Z हो गया कितने सारे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है उस यूनिट सेल में, और एक एटम का मास कितना होता है, मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर, m इज मोलर मास। मोलर मास कितने पार्टिकल के मास होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स के। तो यदि आप मोलर मास से एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दोगे तो कितने पार्टिकल के मास निकलेगी, एक पार्टिकल का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ या ना बोलिए, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, आप लोग कुछ बताओ तो उधर से कि मोलर मास को यदि मैं डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से तो कितने पार्टिकल के मास निकलते हैं, एनीबॉडी प्लीज टेल मी। वन पार्टिकल का मास निकलेगा बेटा, मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो एक पार्टिकल का मास निकलेगा। तो एक पार्टिकल का मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू कर दिए तो टोटल मास निकल गया उस यूनिट सेल का, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्यूबिक यूनिट सेल में जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, ए क्यूब होती है, एज के लेंथ का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूबिक यूनिट सेल के केस में सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के केस में यदि एक यूनिट सेल का हमें डेंसिटी चाहिए तो z की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो इट कैन बी रिटन एज m by a cubed n a। हो सकता है कि नहीं, दिस इज द फार्मूला फॉर डेंसिटी का कैलकुलेशन, और आप ये फार्मूला याद करो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हर केस में ये काम आएगी कि सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में अलग होते हैं। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यदि मानो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका डेंसिटी निकालने बोला गया है, तो z का वैल्यू कितना लोगे आप, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो z का वैल्यू कितना लोगे, 4 लोगे। बॉडी सेंटर्ड है तो 2। ओके, तो आप डेंसिटी इस प्रकार निकाल सकते हो। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी। ओके, तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जो देखा ध्यान से एकदम दिमाग में रखिएगा। 2 डायमेंशनल में जो ए टाइप होती है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, 78%। तो खाली जगह कितना रहता है, 91 32% होती है वॉइड स्पेस, और ये पैकिंग फ्रैक्शन है, सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी। वॉइड स्पेस मतलब बोलते हैं खाली जगह। 78% 2 डायमेंशनल ए टाइप में ऑक्युपाइड होती है, तो 32% क्या होगा, खाली है। ओके, 32 रहेगा कि 22 रहेगा, 22 रहेगा ना। Yes, sir. ओके, और वहीं 2 डायमेंशनल ए टाइप का बात किया जाए तो सॉरी ए बी टाइप का, तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, 91. और वॉइड स्पेस इज 9%। और 3 डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक
में कितना है, और इसमें क्या करते हैं, ए टाइप का सीड्स, ए टाइप का सीड्स डालते हैं, ए टाइप का सीड्स को एक के ऊपर एक डालते हैं, तो उसमें कितनी आई पैकिंग एफिशिएंसी, रफली 52% हम लिख सकते हैं रफली, तो खाली जगह कितनी हो जाएगी, व्हाइट स्पेस 48. 48%, 52 और 8 60 और 40, तो 48% व्हाइट स्पेस हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास बेटा हम लोग देखेंगे आगे, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की अरेंजमेंट रहेगी, 3 डायमेंशन कैसे आते हैं दैट वी विल सी। बट जितना आज मैं पढ़ाया हूं नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, नहीं तो फंसोगे, इस नहीं समझ आएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे, वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।